Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss previous questions of child development and pedagogy. And the previous paper is my 2012 paper 1. So today I'm going to start from the paper 1. And after that we have completed paper 2. The most effective method to teach the concept of germination of seeds. सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा जब आप क्लास में बच्चों को जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पढ़ा रहे हैं? हम लोग क्लास में क्या कहते हैं कि जो बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके सीखता है, जो बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखता है, वो बच्चा ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकता है। तो बेस्ट मेथड हमें इसमें बताना है टू शो द पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ। अगर आप बच्चों को सीड ग्रोथ की पिक्चर्स दिखाएंगे तो उससे बच्चे ज्यादा सीखेंगे, या आप उनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देंगे टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, या फिर आप स्टूडेंट्स को सीड्स देंगे और उनसे कहेंगे कि आप खुद ऑब्जर्व करो स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन कि कैसे जर्मिनेशन हो रहा है। तो ये हमारा सबसे अच्छा पॉइंट है इनमें। हम पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे और उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उससे बच्चा सिर्फ समझता है कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जो चीज बच्चा खुद करके सीखेगा वो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व करेगा, उसके माइंड में ज्यादा लंबा विजुअल आप कोई भी चीज अगर दिखाते हैं तो बच्चे के माइंड में ज्यादा लंबा रिटेन करता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क। जब एक बच्चा बोर हो रहा है एक टास्क को करते वक्त, दैट वो किस चीज का साइन है वो आपको बताना है। The child is not capable of learning. Child needs to be disciplined. The task may have become mechanical repetitive. Yeah, the child is not intelligent. आप एक ही टास्क को बार बार करा रहे हैं, दैट मीन्स बच्चा बोर हो रहा है। या तो मतलब ये एक तो एक बच्चे का उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर करने का। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा आपका। या बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, नहीं, दैट मीन्स के जो ना बच्चा इंटेलिजेंट है, आप ये बात भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप बच्चे को कोई चीज सिखाएंगे तो वो सीखेगा। लेकिन अगर बच्चा उस काम को करके बोर हो रहा है, दैट मीन्स कि वो काम वो बहुत बार कर चुका है एंड ही और शी हैज अ नॉलेज अबाउट दिस वर्क। तो दैट मीन्स कि वो मैकेनिकली बहुत बार रिपीटेटिव हो चुका है, इसलिए जो बच्चा है वो उसको करने के लिए बोर हो रहा है। तो इसलिए आंसर नंबर थर्ड इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड, दैट मीन्स यू हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन। साइंटिफिक मेथड का होता है जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई काम कर रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर रहे हैं। कलेक्शन करना, जो डाटा है उससे रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस को, प्रॉब्लम को लेके अवेयर होना, या फिर वेरीफाई करना हाइपोथेसिस को। देखिए ये सब चीजें आपकी आती है बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि किस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अवेयरनेस इज द मेन थिंग कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप उसे कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो प्रॉब्लम को लेके अवेयर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जाके आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है उसको, फिर आप उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद तब जाके वेरीफाई हाइपोथेसिस बाद में करेंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है। तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है आपका कि आप प्रॉब्लम को लेके अवेयर हो कि जिस प्रॉब्लम की आपको सॉल्व करना है, जिस प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम को अवेयर होना इट्स अ वेरी first step in your scientific method of problem solving. A child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap. मतलब जब बच्चा रोने लगा, जब दादी जो थी बच्चे को उसकी माँ की गोद से लेके जाती हैं। अब बच्चा क्यों रो रहा था? उसको स्ट्रेंजर की एंजाइटी थी। स्ट्रेंजर तो वो नहीं है, वो तो उसकी ग्रैंड मदर है, तो दैट मीन्स देयर वाज नो स्ट्रेंजर। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। सेपरेशन एंजाइटी मतलब उसको अलग होने की प्रॉब्लम थी, अब वो अलग होने की वजह से रो रहा था। सोशल एंजाइटी भी नहीं आएगा यहाँ, सोशली कोई बात नहीं हो रही, यहाँ तो मदर और ग्रैंड मदर के बीच की बात है। इमोशनल एंजाइटी हम कह सकते हैं, इट्स नॉट अ सेपरेशन एंजाइटी, इट्स इमोशनल एंजाइटी। बच्चे का मदर के साथ अटैचमेंट होता है, जब बच्चा मदर की गोद से जा रहा था इसलिए वो बच्चा रोने लगा। सो द आंसर इज इमोशनल एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट। बच्चों की गलतियों से आप क्या समझते हैं? बच्चों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बच्चे का, बच्चा कैसे लर्न करता है, बच्चे की एब्सेंस क्या है लर्निंग में, या फिर मैकेनिकल ड्रिल की बच्चों को जरूरत है, मतलब मार पिटाई? नो। देखिए, आप अगर बच्चा आपका क्लास में गलती कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एरर है उसके समझने में, उसके अंडरस्टैंडिंग में, कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है।
अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ टीचर कि आप बच्चे के कंसेप्ट को क्लियर करें, देखिए कि बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। यू हैव टू नो एज अ टीचर। तो बच्चा लर्न कैसे कर रहा है, कहाँ उसे प्रॉब्लम है, क्या उसका लर्निंग स्टाइल है, ये सब चीजें हमारे इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप बच्चे का लर्निंग को असेस कर रहे हैं। तो एरर्स ऑफ लर्नर्स किस चीज को इंडिकेट करता है कि बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, बच्चा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है बच्चे का। दैट मीन्स कि बच्चा हाउ दे लर्न, कि वो लर्न कर कैसे रहे जहां प्रॉब्लम आ रही है। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। टीचर कुछ टेक्स्ट भी यूज कर रही है, पिक्चर्स भी यूज कर रही है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, और डिस्कशन को होल्ड पे रखा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, डिस्कशन को होल्ड पे रखा है अपने स्टूडेंट्स के साथ। दैट मींस द स्टूडेंट्स, अब उसने एक डिस्कशन दे दिया अपनी क्लास में, उसने कुछ टेक्स्ट लिख दिया बोर्ड पे, कुछ पिक्चर्स लगा दी, कुछ पिक्चर्स किसकी थी, कुछ फ्रूट्स की पिक्चर्स थी, कुछ वेजिटेबल्स की पिक्चर्स थी। तो अब कुछ यहाँ पे उन्होंने एक टेस्ट लिख दिया उसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में, थोड़ा सा वेजिटेबल्स के बारे में। अब उन्होंने बच्चों को कहा, तो अब बच्चे क्या करें, बच्चों के पास जो अपनी एक नॉलेज है, दैट मीन्स कि वो प्रीवियस नॉलेज के साथ नए नॉलेज के न्यूट्रिशन को लर्न कर रहे हैं। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, मतलब बच्चों के पास अपनी एक नॉलेज है, भाई फ्रूट्स में क्या क्या आपको मिलता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वेजिटेबल्स में क्या क्या चीज आपको मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, कौन कौन से विटामिन हैं। तो इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है। दैट मीन्स कि कुछ चीजें बच्चों के पास पहले से थी, कुछ टीचर ने बता दिया, तो उन दोनों चीजों को लिंक करके पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगा, या फिर थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ आप बच्चों को रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ बच्चों का बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ अपनी नई नॉलेज के कंसेप्ट को इंटरलिंक करके सीख रहा है। दैट मीन्स दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये हिंदी में गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें यहाँ देख सकते हैं। क्रिटिकल पीडागोजी किस चीज के ऊपर बिलीव करता है। क्रिटिकल पीडागोजी का क्या मतलब हुआ, द एक्सपीरियंसेस एंड द परसेप्शंस ऑफ द लर्नर्स आर इंपॉर्टेंट। जब आप पीडागोजी बच्चों को पढ़ाते हो, शिक्षा शास्त्र जिसको हम कहते हैं पढ़ाते हैं, तो हम बच्चा क्या परसीव करता है, कैसे परसीव करता है, बच्चे के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। टीचर हमेशा क्लासरूम को इंस्ट्रक्ट करेगा, लीड करेगा, दैट मीन्स टीचर सेंटर्ड हो गया, फिर वो पेडागोजी बच्चों के हिसाब से नहीं हुई। लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंट, लर्नर्स नीड इंडिपेंडेंटली। लर्नर्स को फ्रीडम भी देनी होती है कि वो अपनी चीजों को खुद कंस्ट्रक्ट करके अपने नॉलेज को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें चीजों को लेकर, और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, इनहेंस करें। तो नॉट यहाँ आगे से ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। What children learn out of school is irrelevant, नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि घर में मदर या गार्जियंस बच्चों को पढ़ाते हैं तो बाहर की नॉलेज रिलेवेंट कैसे हो सकती है। बच्चा सोसाइटी में भी इंटरेक्ट करके सीखता है, बच्चा पीयर ग्रुप से भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की लर्निंग सिर्फ स्कूल तक है, नहीं, देयर वाज नो लिमिटेशन, देयर वाज नो बैरियर। बच्चा घर में भी लर्न करता है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप से भी सीखता है, बच्चा अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट करके सीखता है, बच्चा स्कूल में भी सीखता है। तो आपका फोर्थ पॉइंट भी गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे इररिलेवेंट लिखा है। तो इसका जो आंसर बैठता है आपका, वो बैठता है फर्स्ट, विच इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर। आपको बताना है इसमें से कौन सा टीचर रिलेटेड फैक्टर है जो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसका नेचर, और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो, मास्टरी होना सब्जेक्ट मैटर पे, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर अवेलेबल होना टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। देखिए, जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं, एज अ टीचर आप कोई पढ़ा रहा है आपको क्लास में, लर्निंग आपकी कहाँ अफेक्ट करती है। दैट मीन्स कि एज अ टीचर, जो टीचर है उसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, जब क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर है अगर उसकी सब्जेक्ट कंटेंट अच्छा नहीं होगा, वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं पढ़ा पाएगी, दैट मीन्स के बच्चे अच्छा लर्न, अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मास्टरी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट टीचिंग के ऊपर नहीं आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में भी नहीं आएगा। टीचिंग सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मास्टरी होना टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। A teacher after preparing a question paper, जब एक टीचर ने क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर दिया, चेक whether the question test specifies testing objectives। इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स अगर आप
साइंस की टीचर हैं, तो आपने अपना क्वेश्चन पेपर बिल्कुल साइंस के ही ऊपर बनाया। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों के यहाँ पे इंग्लिश चेक करना शुरू कर दी, आपने बच्चों की यहाँ इंग्लिश चेक करनी शुरू कर दी, बच्चों का आपने मैथमेटिकल कंसेप्ट चेक करने शुरू कर दिए। नहीं, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप साइंस के कंटेंट के बेसिस पे ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। ये किस चीज के ऊपर कंसर्न है क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, मतलब कि हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, कंटेंट कवरेज, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, रिलायबिलिटी नहीं चेक करें। दैट मींस कि आप वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि जिस चीज को आपको टेस्ट करना है आप उसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं। दैट मींस योर क्वेश्चन पेपर इज वैलिड, कि आप जो टेस्ट करना चाहते हैं आप वही टेस्ट कर रहे हैं। A teacher never gives answer to the questions herself. एक टीचर जो है वो खुद से आंसर नहीं देता क्वेश्चंस का. She encourages her students to suggest answers. मतलब क्लास में टीचर पढ़ाती है और बच्चों से पूछती है कि आप मुझे आंसर्स दीजिए, ग्रुप डिस्कशंस करवाती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग कराती है. तो ये क्या अप्रोच है, ये किस प्रिंसिपल की बात की जा रही है? रेडीनेस टू लर्न, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर सेटिंग अ गुड एग्जांपल एंड बीइंग अ रोल मॉडल. एज अ टीचर जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चों को इनकरेज कर रहे हो कि बच्चे पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, आपकी क्लास में इंटरेक्ट करें आपके साथ, आप कोलैबोरेटिव लर्निंग बच्चों को करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. बच्चा अगर क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है, इनहेंस होती है. तो ये था हमारा आज का लेसन फ्रेंड्स. इन द नेक्स्ट लेसन में मैं पेपर 2 के क्वेश्चंस आपको लेके आऊंगी. तो okay, thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video.